Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. राइट आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? वो अगेन हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की. अभी हम एक ही टॉपिक पे चल रहे हैं जो हम एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशंस की बात कर रहे हैं. लेकिन अभी जो हम क्लासिफिकेशंस की बात कर रहे हैं वो हम स्पेसिफिकली सिर्फ एनिमल किंगडम में नहीं कर रहे हैं. वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है और किस तरह से उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ना. अब आप उसको टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, आप उसको एक जनरल वे में भी बोला जा सकता है कि हम अलग अलग उसमें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग बॉक्सेस में एक तरह से हम बोल सकते हैं लेमन की भाषा में कि हम पेड़ों को और एनिमल्स को रखने की प्रक्रिया कर रहे हैं, का जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं. राइट, तो इसमें तो कोई डिफिकल्ट चीज़ है ही नहीं. हम एक बहुत सिंपल सी चीज़ कर रहे हैं, बस हम थोड़ा सा उसका साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको कर रहे हैं, है ना. जैसे कि हमको मालूम है कि पक्षी जो होते हैं वो एक क्लास में आ गए, या जो बिग कैट्स हैं हम उनको एक क्लास में रखेंगे, या जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो एक क्लास में आ गए, है ना. ये डोमेस्टिक एनिमल्स थोड़ा सा मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बोल दिया है, लेकिन खैर आप मतलब समझ गए ना. तो ये जो डिविजन्स होते हैं इन्हीं को बस हम थोड़ा सा साइंटिफिक भाषा में टेक्सोनॉमी बोलते हैं या टेक्सोनॉमी बोलते हैं, है ना. तो उससे घबराना नहीं है. बड़े बड़े जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं ना वो कई बार हमें बड़ा नर्वस करने के लिए होते हैं, लेकिन उनसे हमें नर्वस होना नहीं होता. अगर हम पढ़ते जाएंगे, हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो भी हमें समझ में आ रहा है उसके साथ हम चलते जाएंगे, तो धीरे से आप देखिएगा कि एक दिन आपको सारे कंसेप्ट जो है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे. और जितने आप लोग हैं, जितने आप लोग स्टूडेंट्स हैं जो कितनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, तो ऑब्वियसली आप सभी होंगे एक दिन कामयाब. ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी का मिलता हुआ टॉपिक है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं हायरार्की. हायरार्की किसको बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं अपन बोलते हैं ना, जैसे वो पिरामिड बनते हैं, तो हायरार्की क्या होती है? जैसे ये इसके थ्रू आपको समझाती हूँ. राइट, ये हायरार्की लैडर होती है. दिस कैन बी कॉल्ड एज हायरार्किकल लैडर. हायरार्किकल लैडर मतलब सबसे नीचे क्या चीज आती है और सबसे ऊपर क्या चीज आती है, उसको हम बोलते हैं हायरार्किकल लैडर. ठीक है, हायरार्की जैसे कि बोला जाता है ऑफिसर्स में भी होती है. आपने अगर अपने पेरेंट्स के मुंह से, आपने कोई भी, अगर आपके घर में कोई बड़े भैया दीदी वगैरह हैं तो उनके मुंह से आपने सुना होगा जो कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं, क्योंकि हर सिस्टम में, हर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में या हर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हायरार्कीज होती हैं जिसके थ्रू वर्किंग आसान हो जाती है. जैसे कि क्या होता है, जैसे कोई एक मैनेजर है तो उसकी हायरार्की जो है ऊपर है, मैनेजर के अंडर जो है और जो सारे, आप मान लीजिए हम एक सेल्स के एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ऊपर एक जो है वो टेरिटरी सेल्स एग्जीक्यूटिव हो जाएगा. तो और पता चला 5 टेरिटरी सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं तो उनके ऊपर एक मैनेजर हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से जो हम हायरार्की की बात करते हैं इस तरह से किया जाता है. या फिर इसको और ज़्यादा मैं डिटेल में आपको समझाऊं तो जैसे ऊपर अगर कोई किसी कंपनी का एमडी है तो उसके नीचे जो है वो कह सकते हैं आपके रीजनल मैनेजर्स आ जाएंगे. तो पता चला कि 4 रीजनल मैनेजर्स हैं, फिर उसके नीचे हर रीजनल मैनेजर के नीचे पता चला कि और 4 जोनल मैनेजर्स आ गए, फिर जोनल मैनेजर्स के नीचे पता चला टेरिटरी मैनेजर्स आ गए. राइट, तो हर जोनल मैनेजर के नीचे 4 टेरिटरी मैनेजर्स आ गए, फिर उनके नीचे मैनेजर्स के नीचे फिर एग्जीक्यूटिव्स आ गए, फिर उनके नीचे और जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आ गए. तो आपको पता चल गई हायरार्की कैसी होती है. तो ये जो होता है ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है, इसमें सबसे ज्यादा लोग होते हैं. ठीक है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है उसका जो नंबरिंग है वो कम होती जाती है. 1 2 3 4 5 6 7. तो यहां पे इसमें 7 इज द लोवेस्ट इन हायरार्की एंड 1 इज द हाईएस्ट, है ना. तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना हायरार्की का. अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपने आप बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. तो बस यही हायरार्की की जो कैटेगरीज हैं वो हम पढ़ने वाले हैं. लेकिन हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अभी तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था वो मैंने क्या दिया था? कॉर्पोरेट लैडर का. अब जो एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है एनिमल और प्लांट किंगडम के बारे में या बायोलॉजिकल सेटअप के बारे में. देखिए, अब जब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की या हायरार्कल की, तो पहले सबसे बड़ी बात जो होती है कि हायरार्की तो बाद में आएगी. राइट, पहले क्या होगा? ग्रुपिज्म होगा, क्लासिफिकेशन होगा, कैटेगराइजेशन होगा.
उसी के बाद आपकी हायरार्की की बात आती है। तो उसमें क्या होता है, द मेन एम ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज टू असाइन ऑर्गेनिजम्स एन अप्रोप्रिएट प्लेस विद इन द सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। तो टेक्सोनॉमी, जो बार बार हम टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो सबसे मेन पर्पस होता है उसका वो क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो क्लासिफिकेशन में या यही जो बॉक्सेस हैं उनमें रखती है ना। इसके बाद ये क्या होता है कि उनके जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बेसिस पे, या जो भी एक मापदंड है बना हुआ, उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल डिवीजन या टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद ये फ्रेमवर्क जो होता है ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहलाता है। आ गया समझ में? अब ये जो हमने बॉक्सेस में रखा है इसको हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं, ठीक है। उसमें ऊपर जो होगा, फर्स्ट हमने पढ़ा, फर्स्ट जो है ऊपर वो सबसे सीनियर, सबसे बड़ा है, और सबसे नीचे जो है, जो पिरामिड का जो सबसे नीचे का जो बेस है पिरामिड का, जो 7th नंबर था जो हमने पढ़ा, वो सबसे छोटा है। क्लियर हो गया? ओके। अब इसको टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरीज, ठीक है ना। हायर से लोअर कैटेगरीज के बीच में अरेंजमेंट होता है इसका, ये इसका ऑर्डर होता है या सीक्वेंस होता है, जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ऑर्डर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। उसके अलावा इन कैटेगरीज को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है टैक्सन, या प्लूरल शब्द जो होता है इसका वो होता है टैक्सा। ओके, दिस कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स गेट टू अनदर वन। अब हम इनकी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से होता है। हम बॉक्स 1.4 पढ़ रहे हैं। Linus a scheme of arranging organisms into an ascending series of the groups of ever increasing inclusiveness forms a hierarchical system of classification। सेम चीज है, राइट, कि जो लाइनस का जो सिस्टम है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का, वो इसी पे बेस्ड है कि ग्रुप्स जो हैं वो नीचे जो रहते हैं वो सबसे ज्यादा है, और ऊपर जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसका जो असेंडिंग ऑर्डर है उस तरह से बढ़ता जाएगा। वो ऊपर वाला जो है टॉप मोस्ट है और नीचे वाला जो है वो लोएस्ट है। अब जब हम बात कर रहे हैं टैक्सा की या कैटेगरीज की, तो क्या होता है उसमें, जब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की या प्लांट किंगडम की, राइट, तो प्लांट किंगडम में जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक, इतना ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं होता जितना कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होता है एनिमल किंगडम का। अब एनिमल किंगडम में किस तरह से होता है, एनिमल किंगडम में जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, पहला होता है फाइलम का, पहला होता है फाइलम, फिर होता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज। किंगडम से स्टार्ट होता है, राइट। इतने क्लासिफिकेशंस होते हैं, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या होता है, पहला होता है स्पीशीज, सेकंड जेनस, थर्ड फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो ये हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन की। प्लांट में भी होता है, प्लांट में भी टैक्सा जो डिविजन्स हैं वो होते हैं, टैक्सोनॉमिकल डिविजन्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ फाइला तक या फाइलम तक होते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो जो उनका जो नाम है, बाकी कैटेगरीज की जो टर्मिनोलॉजी है वो सेम रहती है। ये इतना स्पेसिफिक जो है वो सिर्फ एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ऑल द मेंबर्स ऑल ऑफ द टैक्सन शो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि जो भी जीव हैं, जो भी एनिमल्स हैं जो कि एक टैक्सा में फॉल करते हैं, उनके अंदर कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सेम होते हैं, राइट। तभी तो एक कैटेगरी में आए या एक टैक्सा में आए, और बाकी टैक्सा से वो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये क्लासिफिकेशन भी इसी कारण होता है, राइट। बोलचाल की भाषा में क्या होता है, जब हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम फैमिली और स्पीशीज और जेनस, हम ऑलमोस्ट एक ही बात कर रहे हैं, है ना। हम एक की जगह दूसरा शब्द, दूसरे की जगह एक शब्द यूज कर लेते हैं और हमसे लगता है कि हम सिनोनिम्स बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये ओरिजिनली नहीं होता, ये अलग अलग ऑर्डर होता है इनका, अलग अलग इनके मतलब होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होता है। और इनमें फ़र्क क्या होता है फैमिली में, जेनस में, ऑर्डर में, स्पीशीज में, ये हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। अब बोथ इन एनिमल एंड प्लांट किंगडम द लोवेस्ट कैटेगरी जो होती है, दोनों में ही अगर बात करते हैं, चाहे हम पेड़ों की बात कर लें, चाहे हम जीव जंतुओं की बात कर लें, तो जो लोवेस्ट कैटेगरी होती है, सबसे छोटी कैटेगरी जो मानी जाती है वो होती है स्पीशीज, और सबसे हाईएस्ट जो होती है वो होती है किंगडम। बाकी जो है वो दोनों बाकी सब जो होती है ना, फाइला हो गया, चाहे आपका ऑर्डर हो गया, चाहे जेनस हो गया, वो सब कुछ इन्हीं के बीच में आ जाती है। शुरुआत एक से होती है स्पीशीज से और जाती है किंगडम तक, और बाकी जितनी सारी चीजें हैं वो सब इन्हीं के बीच में
झूलती रहती हैं, घूमती रहती हैं। ठीक है, कैटेगरी इन द हायरार्की आर प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। हायरार्की में, इसमें जो हायरार्की मानी जाती है वो असेंडिंग ऑर्डर में मानी जाती है। और as we go upward from the species toward the kingdom, the number of similar character decreases. अब क्या होता है बेसिकली, इसमें क्यों मानी जाती है एक्सटेंडिंग ऑर्डर में? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाते हैं, अपवर्ड जाते जाते हैं स्पीशीज की तरफ, किंगडम से, है ना, किंगडम से हम जब स्पीशीज की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, उनमें जो बेसिक सिमिलैरिटीज हैं वो कम होती जाती हैं, उनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम होते जाते हैं। गॉट इट? अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्पीशीज की। स्पीशीज क्या होती है? ओके, स्पीशीज, व्हाट इज अ स्पीशीज, या स्पीशीज क्या होती है? इट इज अ बेसिक यूनिट फॉर अंडरस्टैंडिंग टेक्सोनॉमी एज वेल एज एवोल्यूशन। ये एक बेसिक, बहुत ही बेसिक और सबसे पहला कदम होता है अगर आप टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन या डिवीजन समझना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको समझ में आएगी और जो सबसे पहला डिवीजन होता है वो होता है स्पीशीज का। अब स्पीशीज बेसिकली क्या होती है? वो एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल का जिसमें सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल, ऑल कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। मॉर्फोलॉजी आपको याद है, हमने प्लान मॉर्फोलॉजी की थी, जब हम इनके जो बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और बाकी चीजों की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो सिमिलर होती हैं, राइट? वो सारे कैरेक्टर्स की तकरीबन सिमिलर होगी। उसके अलावा विच आर एबल टू ब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरा, इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज रिजेंबल ईच अदर क्लोजली बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी जानवर, जो भी जीव जंतु एक स्पीशीज के अंदर आते हैं ना, वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड होते हैं और उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। और सिमिलैरिटीज किस तरह की होती हैं? हर पहलू पे बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जैसे कि वो स्ट्रक्चरली भी एक जैसे होंगे और फंक्शनली भी एक जैसे होंगे। गॉट इट? तो आपको समझ में आ गया स्पीशीज क्या होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पे, जैसे कि और समझा देते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं। लाइनस रिकॉग्नाइज्ड ओनली 5 हायरार्किकल लेवल्स विद इन द एनिमल किंगडम। दीज वर, अब हम जब लाइनस की बात कर रहे हैं, इतनी ज्यादा लाइनस की हम बात करते हैं, तो उन्होंने बेसिकली सिर्फ 5 हायरार्कीज को समझा था एनिमल किंगडम के अंदर। वो क्या क्या थी? पहली थी क्लास, ऑर्डर, जेनस, स्पीशीज एंड वेराइटी, राइट? तो बाकी जो बात करते हैं ना फाइलम की या किंगडम की, ये बाद में आया है। लाइनस की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने इसको 5 में ही डिवाइड किया था। फिर क्या हुआ? लेटर ऑन वेराइटी को डिस्कार्ड कर दिया गया और 2 नई टेक्सोनॉमी की जो बॉडीज हैं या 2 नई जो टेक्सोनॉमी की जो कैटेगरीज हैं वो प्ले में आई। ठीक है, और उनका नाम क्या था? फाइलम एंड फैमिली। वो एडेड टू उनकी जो हायरार्की थी उसमें बाद में जाके क्या होता है, वैरायटी को हटा दिया जाता है और उसकी जगह 2 और टेक्सोनॉमिकल जो वेरिएशन जो है उसमें जोड़ दिए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो फाइलम है और फैमिली है, राइट? उनकी हायरार्किकल जो सिस्टम था, जो उन्होंने शुरुआत की थी जिसकी, उसको मॉडिफाई किया जाता है और वो 5 की जगह अब वो कितने हो जाते हैं? 5 की जगह 1 हटा दिया जाता है, बचते हैं 4 और 2 ऐड कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं 6। ठीक है, तो उसको बाद में चल के 6 बना दिया जाता है। उसके बाद 6 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, नेमली फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज फ्रॉम बेसिक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की ऑफ एनिमल्स, ये आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली शुरुआत जो हुई थी लाइनस के, उससे उन्होंने 5 से की थी, फिर उसमें 6 हो जाते हैं, फिर फाइनली आगे जाके वो 7 बन जाते हैं। Any given animals must belong to one of these 6 categories. तो ये माना जाता है कि दुनिया में जितनी भी प्रकार के, जितनी भी प्रजाति के एनिमल्स हैं वो इन 6 उसमें से किसी एक में आएंगे और इनकी अलग अलग, ये एक जो एनिमल होता है ना उसकी एक क्लास भी होती है, फैमिली भी होती है, फाइलम में भी फॉल करेगा वो, उसका एक ऑर्डर भी होगा, फैमिली भी होगी और एक किंगडम भी होगा। ठीक है, तो हर एनिमल जो है वो इन 7 उसमें से किसी ना किसी में फॉल जरूर करता है, ये माना गया। 7वां बाद में जाके ऐड होता है, जैसे कि मैंने बताया, अभी 5 थे, फिर 6 हो गए, फिर किंगडम जो है वो लास्ट में ऐड हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल करते हैं हॉर्स का। हॉर्स और एस बिलोंग टू द सेम जेनरा। ठीक है, घोड़ा, गधा, खच्चर सब एक ही जेनरा के हिस्सा है, सब एक ही जेनरा को बिलोंग करते हैं, राइट? बट बोथ हैव डिफरेंट स्पीशीज। हॉर्स कैब्यूलस है और ये एसिनस है, राइट? इनकी स्पीशीज डिफरेंट हो जाती है लेकिन इनका जो जेनर है, जो जेनरा है इनका, वो सेम रहता है। काय का? घोड़े का या गधे का या इवन खच्चर का भी,
राइट तो वो सब एक ही जेनरा को बिलोंग करते हैं, पर इनकी स्पीशीज डिफरेंट है। आगे आपको समझ में स्पीशीज का और जेनरा का डिफरेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब म्यूल डज नॉट फॉर्म अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज। म्यूल जो होता है वो अपना स्पीशीज अलग नहीं होती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द स्पीशीज इज अ बेसिक लेवल ऑफ ऑल मॉडर्न क्लासिफिकेशन। द स्पीशीज इज एन आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिव यूनिट which does not mate with members of other reproductive isolate. Thus, the species is most unambiguous of all taxa in hierarchy. ठीक है, अब इसका क्या मतलब समझ में आया? मैंने जब आपसे कहा कि घोड़े का और गधे का जो जेनरा है वो सेम होता है लेकिन उनकी स्पीशीज अलग होती है। लेकिन हम जब म्यूल की बात करते हैं, राइट, मैंने एक और नाम लिया था, तो जब हम म्यूल की बात करते हैं तो उसकी कोई डिस्टिंक्ट स्पीशीज नहीं है। फाइन। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द स्पीशीज इज द बेसिक लेवल ऑफ ऑल मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमें जानने के लिए कि स्पीशीज जो है वो सबसे प्राइमरी है, सबसे बेसिक है। जितने मॉडर्न डिवीजन या मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुए हैं उन सब में। ओके, स्पीशीज जो है वो आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो कि मेट। The species is an isolated reproductive unit which does not mate with a member of other reproductive isolate. ठीक है, इसका जो reproductive isolates हैं उसमें वो दूसरे के साथ, दूसरा जो species है उसके reproductive isolate के साथ mate नहीं करते। ओके, इसलिए species को कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा complex है जब हम hierarchical division की बात करते हैं तो। A species is a group of similar organisms that are able to breed together and produce fertile offsprings. Species क्या हो गए कि वो एक साथ एक species में fall करेंगे और वो एक दूसरे के साथ interlink हो सकते हैं, mate कर सकते हैं और नए offspring को जन्म दे सकते हैं। राइट, इस वजह से species को उनकी breeding और reproduction और साथ में हो सकता है, इस वजह से उनको एक species में डाला जाता है। और इसीलिए म्यूल जो है वो घोड़े से या गधे से अलग स्पीशीज में नहीं फॉल करता। गधा और घोड़ा दो अलग अलग स्पीशीज में फॉल करता है, लेकिन म्यूल जो है भाई साहब वो नहीं करते। ठीक है, तो आपको ये क्यों नहीं करते इसका जवाब आपको यहां मिल गया है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट एटसेट्रा फॉर्म डिस्टिंक्ट स्पीशीज। हम अपनी बात कर लेते हैं, चाहे हम इंसान हो, चाहे गधे हो, चाहे डॉग्स हो, चाहे कैट्स हो, हम सब अलग अलग स्पीशीज में आते हैं। क्लियर है ना? सब अलग अलग स्पीशीज आते हैं, कोई एक दूसरे के साथ तो नहीं मिलता, ये बिल्कुल क्लियर है। फाइन। तो अब इसमें क्या होता है, लेकिन हम बात करते हैं घोड़े की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इक्विस कैबुलस, एंड एस की, जिसको हम बोलते हैं, जिनका जेनरा सेम है, इक्विस एसिनस की। वो डिफरेंट स्पीशीज को तो बिलोंग करते हैं, इंटरपर्सनल होते हैं, एंड प्रोडक्ट इज अ म्यूल, और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो म्यूल होता है, जो कि स्टेराइल होता है और इनकेपेबल होता है रिप्रोड्यूसिंग के। ठीक है, तभी हम कहते हैं ना गधा और घोड़ा मिलके खच्चर बनाते हैं। राइट, तो गधा और घोड़ा मिलकर जो खच्चर बनाते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि गधा और घोड़ा जो है वो तो दो अलग अलग जेनरा में है, उनकी स्पीशीज अलग अलग है, लेकिन ये दोनों साथ में मिलकर किसको जन्म देते हैं? खच्चर को। और खच्चर जो होता है वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता और इसलिए उसकी कोई डिस्टिंक्ट स्पीशीज नहीं होती। क्लियर हो गया इतना? फाइन। तो अब इसको याद रखिएगा ताकि अब जब हम आगे जेनस के बारे में पढ़ें और भी सारी चीजें पढ़ें तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहे। अब हम आ जाते हैं जेनस पे। ठीक है, जेनस क्या होता है भाई साहब? जेनस जो होते हैं वो एक ग्रुप होता है स्पीशीज का विच आर रिलेटेड एंड हैव लेस कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन टू स्पीशीज। ठीक है, जेनस जो है अब उसमें थोड़ी सी जो कैरेक्टरिस्टिक है जो स्पीशीज में बहुत ज्यादा मिलते थे वो जेनस में कम हो जाते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक तो अभी भी मिलते हैं, कॉमन ट्रेट्स अभी भी होते हैं, लेकिन वो स्पीशीज के मुकाबले थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ अ जेनस हैव आइडेंटिकल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या होता है? जेनस के जो मेंबर्स होते हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मिलते जुलते रहते हैं, एक से रहते हैं, एक ही नहीं रहते हैं। गॉट इट? ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे बैनर ऑफ फिग ट्रीज की। अब हम ट्री पे आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना, सीधे हम जंप मार देते हैं, कूदी मार देते हैं हम काय पे? प्लांट किंगडम में, एग्जांपल समझने के लिए। बैनर एंड फिग ट्रीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक सच एज शेप, साइज एंड सर्फेस ऑफ द लीफ, बट रिजेंबल इन देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सच एज इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। दस दे बिलोंग टू द सेम जेनस फाइकस। ठीक है, कि अब हम जब बात कर रहे हैं किसकी? फिग ट्री की और बैनियन की, तो बेसिकली ये दो बिल्कुल अलग पेड़ हैं, बिल्कुल ही अलग दिखते भी हैं। किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि आप बैनियन ट्री देखें तो आपको लगे कि यार ये फिग ट्री है कि बैनियन का ट्री है
ऐसा तो नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग दिखते हैं, इनका शेप अलग होता है, साइज अलग होती है, बनावट अलग होती है, पत्तियां अलग होती हैं, सब अलग होती हैं। लेकिन जब हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जो इनके रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, जो उसके जो 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 सिस्टम होता है ना, मॉर्फोलॉजी जो होती है वो सेम होती है तकरीबन। उसमें क्या होता है, उसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है और सीड होता है, राइट। तो ये जो है इस वजह से ये एक ही जेनस को बिलोंग करते हैं, और वो कौन सा है, जेनस फिकस। गॉट इट? आ गया समझ में? क्लियर है? इस पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कई बार हमें चीजों को समझने के लिए थोड़े से डिस्टेंट एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए और आपके दिमाग में एज अ कॉइन वो ड्रॉप होना चाहिए टन करके, राइट। तो इससे आपको कोई भी आगे चल के समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या है, ये तो सारे डॉग्स हैं, ये तो सारे डॉग्स हैं, इनके एग्जाम्पल हम नहीं समझते, हम आगे पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फैमिली पे, राइट। फैमिली सबकी होती है, फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली आपकी और हमारी भी होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की फैमिली की, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडरा दैट आर मोर सिमिलर टू ईच अदर इन द विट ऑफ जेंडरा ऑफ द अदर फैमिलीज। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वो जो लोग हैं, जो जेंडरा है वो मिलता जुलता है, उनका जो ग्रुप जो है वो रिलेटेड रहते हैं, आपस में भाईबंद रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं, ताया चाचा ताऊ मौसा टाइप का रहते हैं, मौसा थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन आप समझ गए ना कि बेसिकली वो फैमिली जो है वो इंटर रिलेटेड रहती है, बहुत क्लोज रहती है, रिलेटेड जेंडरा रहते हैं उनके, और उनमें एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं वो, है ना, एक दूसरे से उनमें मिलता है। होता है ना कि पापा की जो नाक है वो चाचू जैसी दिखती है, चाचू के जो बाल हैं वो दादू जैसे दिखते हैं, दादू की जो हाइट है वो छोटे वाले चाचा जैसी दिखती है। तो वो जो बात कर रहे हैं ना हम फैमिली की, है ना, एक दूसरे के जो ट्रेट्स हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वहां की हम बात कर रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल बात करते हैं। कैट जो है बेसिकली फेलिस डोमेस्टिका इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नाम है इसका, एंड लायन जो है पैंथेरा लियो बिलोंग टू द कैट फैमिली, है ना, जिसको हम बोलते हैं ना फेलिन फैमिली को ये बिलोंग करते हैं, कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, राइट। तो इसको क्यों बोलते हैं? ये दोनों पोजेस करते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं ये दोनों, और डेट्रैक्टाइल क्लॉज होते हैं इनके। ठीक है, तो इनमें दो, अब आप लायन को और जो घर पे जो डोमेस्टिक बिल्ली है जो हमारे घर में कई बार घुस जाती है दूध पीने के लिए, उसको मार के भगा देते हैं, आप लायन के साथ ये कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। तो हमें क्या, घर के बड़े बुजुर्ग क्या समझाते थे, जो बिल्ली जो होती है, बिल्ली मौसी जो होती है वो शेर की मौसी होती है ना। तो हमको बड़े बुजुर्गों ने यही समझाया कि भाई वो जो है वो शेर की मौसी होती है। तो ऑब्वियसली जब शेर की मौसी होती है तो किसकी फैमिली को बिलोंग करती है? शेर की। और शेर की फैमिली को बिलोंग करती है तो किसकी फैमिली को बिलोंग करती है? चाहे वो जितने भी उसके भाई बंद हैं, चाहे वो लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, पैंथर हो गया, सबकी मौसी होती है, जगत मौसी होती है वो इनकी बड़ी बड़ी कैट्स की। गॉट? अब इसलिए हम ये सीधा सा फंडा समझ गए कि वो क्यों कैट फैमिली को बिलोंग करती है, क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं उनका? पहले तो एक तो स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, वो कैट जैसी ही दिखता है। जो आप बड़ा सा लायन अगर आप देखते हैं, बड़ा सा लायन मतलब लायन का बच्चा नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट फुल ग्रोन लायन या पैंथर, और आप बिल्ली देखते हैं हाउस कैट, तो आप देखेंगे कि उनमें जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी कुछ सेम होता है, राइट। वो दोनों ही फेलाइन फैमिली को बिलोंग करती हैं, और उनके दोनों के ही रेट्रैक्टाइल क्लॉज होते हैं, तो एक ही परिवार को बिलोंग करती हैं। आ गया समझ में? अब स्पीशीज क्लियर हो गई, जेनस क्लियर हो गया, फैमिली क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है इट इज एन असेंबलेज ऑफ फैमिलीज रिजेंबलिंग वन अनदर इन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। ये जो होता है ये बेसिकली कुछ ऐसे वो रहते हैं, असेंबलेज रहती हैं परिवार का, दो फैमिलीज का या ज्यादा फैमिलीज का, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना, जिनमें कुछ ना कुछ रिजेंबलेंस है और कुछ कैरेक्टर्स इनके मिलते जुलते हैं। ठीक है, पूरे कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर्स इनके मिलते जुलते हैं। अब इनका एग्जांपल हम कैसे समझेंगे? अगर हम समझते हैं टाइगर के हिसाब से, टाइगर को हमने क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम? हमको मालूम है, इसको हम बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस। एंड वुल्फ जो होता है वो होता है कैनस ल्यूपस, है ना। इनमें बेसिक ये दो अलग अलग नाम है, इनके जेनर तो आप समझ गए, ये कैनस है, ये पैंथेरा है ना। ये तो आपको पता है कि जेनस का जो नाम है वो पहली बार पहले आता है, तो ये तो क्लियर हो गया कि अलग अलग जेनस को बिलोंग करते हैं ये। लेकिन इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो क्या होते हैं? इनके जो जॉज होते हैं वो बहुत पावरफुल इंसाइजर्स होते हैं उसमें, और लार्ज होते हैं, शार्प कैनाइंस होते हैं, अडेप्टेड फॉर फ्लैश ईटिंग। ठीक है, इंसाइजर्स एंड मोलर्स तो आपको मालूम है ना, दांतों की बात होती है जब हम बात करते हैं अपने दांतों की भी,
तो इनके बीच में, वुल्फ के बीच में और टाइगर के बीच में जो कॉमन बाइंडिंग फैक्टर है, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है कि दो अलग अलग परिवारों को बिलोंग करते हैं, दो अलग अलग जेनस को बिलोंग करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनके जो जॉज है ना, उनमें इंसाइसर्स होते हैं। इनके जो टीथ हैं, आपको मालूम है ना कैसे होते हैं, एकदम ऐसे नुकीले से टीथ होते हैं। जो फ्रंट टीथ होते हैं ऐसे नुकीले से होते हैं, राइट, और बड़े होते हैं और बहुत शार्प कैनाइंस होते हैं इनके, राइट। तो इससे क्या होते हैं, इनके कैनाइंस और इंसिजर्स बहुत शार्प होते हैं और इससे ये पता चलता है कि फ्लैश ईटिंग है, राइट। अब ऑब्वियसली टाइगर जो है वो घास नहीं खाता है, राइट, ये तो कहा जाता है, पर ये वुल्फ के लिए भी कहा जाता है कि वुल्फ भी घास नहीं खाता है। ओके, तो ये दोनों ही फ्लैश ईटिंग है और ये इनका ऑर्डर है। गॉट इट? क्लियर है? ओके, हेंस बोथ आर प्लेस्ड इन द सेम ऑर्डर, कार्निवोरा, इसलिए ये कार्निवोरा में आते हैं। ठीक है ना, तो इनका ऑर्डर जो है वो कार्निवोरा है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं क्लास पे। क्लास क्या होती है? रिप्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। अब जो रिलेटेड ऑर्डर्स रहते हैं वो एक क्लास का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्लास, आपको मालूम है क्लास डिवाइड अपने यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में, लेकिन अभी हम इंसानों की क्लास डिवाइड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जानवरों की क्लास डिवाइड की बात कर रहे हैं। तो क्लास जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो करता है, जो अलग अलग ऑर्डर के जो लोग होते हैं वो रिलेटेड ऑर्डर जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको कहते हैं हम क्लास। अब एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स हमने जब आप पढ़ेंगे फाइलम तो आपको क्लियर होगा। कॉर्डेट्स जो होते हैं वो रैट्स, डॉग्स, बैट्स, डॉल्फिन्स, ये सबसे एडवांस फाइलम है प्लांट एनिमल किंगडम का। और उसमें जैसे कुछ अलग अलग होते हैं, रैट्स हो गए, डॉग्स, बैट्स, डॉल्फिन्स, कैमल, राइनोसरस, कैंगरू, मंकी बिलोंग टू द मैमीलिया, मैमीलिया क्लास। ऑलराइट, ये मैमल्स की क्लास को बिलोंग करते हैं, एज दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक हेयरी एक्सोस्केलेटन, मेमोरी ग्लैंड, एक्सटर्नल ईयर्स, एटसेट्रा। ठीक है, इनके जो कॉमन फीचर्स हैं वो क्या है? इनमें मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, इनके बड़े बड़े कान होते हैं, इनका एक डिफाइंड स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, इनकी बॉडी में हेयर होते हैं, राइट। तो ये इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इतने सारे नाम ले रहे तो ये सारे कॉर्डेट्स हैं। तो अब हम ये समझ गए हैं कि कौन से उसमें आ गए, ये सारे मैमल्स हैं बेसिकली, राइट। तो इनकी जो क्लास है वो क्या है? क्लास जो है वो इनकी मैमेलिया है। ओके, तो अब हमें ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम आते हैं फाइलम पे। फाइलम क्या होता है? बेसिकली फाइलम जो एनिमल किंगडम्स हैं इनको बहुत सारे फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। आपको अगर ये जब हायरार्की क्लियर हो जाएगी, आपको जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तब जब आप फाइलम्स पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के तो आपको बहुत आसान होगा समझना, राइट। तो अभी इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इसके क्लासिफिकेशन और हायरार्की को अच्छे से क्लियर कर लें अपने दिमाग में। ठीक है, फाइलम, बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, पॉरीफेरा से स्टार्ट होते हैं और कॉर्डेटा तक जाते हैं। ओके, कॉर्डेटा अभी आपने पीछे नाम पढ़ा, कॉर्डेटा सबसे ज्यादा एडवांस्ड फाइलम माना जाता है। चलिए, तो अब इसमें क्या होता है? फाइलम में बेसिकली क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सारे अलग अलग क्लासेस के हैं और एक साथ इनको रख दिया जाता है जिसमें थोड़े से कॉमन फीचर्स हैं या थोड़े से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि ऑल एनिमल्स व्हिच हैव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, हर वो जंतु, हर वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें नोटोकॉर्ड होता है जिनके एम्ब्रियो में प्रेजेंट, वो बेसिकली फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, राइट। तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से डिवाइड होता है फाइलम्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे और लास्ट पे आते हैं हम, जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाय एनी काइंड और एनी मेजर्स, हम बात कर रहे हैं किंगडम की, राइट। इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स हु शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं? जैसे कि आपको मालूम है किंगडम्स तो आपको मालूम ही है ना, आपको प्लांट किंगडम, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, राइट। तो किंगडम मतलब एक बहुत ही वास्ट क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही वास्ट क्लासिफिकेशन जिसमें सब कुछ एक क्लासिफिकेशन में आ जाएगा और फिर वो धीरे 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 स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ता है और जैसे जैसे स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ता है अलग अलग चीजें उसमें आती जाती हैं। जैसे किंगडम के बाद फाइला, फाइला के बाद ऑर्डर, ऑर्डर क्लास, ये वो आपने जितना अभी हमने पढ़ा सब कुछ स्पीशीज तक जाता है, राइट। तो अभी हम जब बात करते हैं तो ये सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन है टेक्सोनॉमिकल डिवीजन का, जिसको हम बोलते हैं किंगडम। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया कि किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, मोनेरा, बहुत सारी चीजें। गॉट इट?
सो अब आई होप आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा हायरार्कल डिस्ट्रीब्यूशन या हायरार्कल क्लासिफिकेशन टेबल के किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है और किस हायरार्की में हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको आगे जाके जब आप फाइलम समझेंगे और आप बाकी सारी चीजें समझेंगे, आप क्यों नाम रखे जाते हैं एनिमल्स के, डिफरेंट एनिमल्स के नाम किस तरह रखे जाते हैं, साइंटिफिक नेमिंग कैसी होती है, तो आप कंफ्यूज होंगे और आप कंफ्यूज होंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअली ये बेसिस क्या रहता है नोमेनक्लेचर का, बेसिस क्या रहता है फाइलम डिवीजन का। आपको ये क्लियर नहीं होगा और ये क्लियर नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन रहेगा और कंफ्यूजन रहेगा तो हम ऑब्वियसली रहने नहीं देंगे, क्योंकि जब IGKO की बात कर रहे हैं तो हमें हर कंफ्यूजन दूर करना है और हमें बहुत अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करनी है किस बारे में, ताकि हमारे एग्जाम में अगर कोई भी चीज़ आए, कोई हमसे पूछे तो हमें उसमें बिल्कुल भी ये नहीं लगे कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था या ये तो हमें समझ ही नहीं आया। बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर कोई डिटेल में जाने में, कोई डिस्कशन में या किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसे पार्ट है जो छूट गया है, समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है विच इज़ magnetbrains.com। आप लॉग इन करेंगे, वहाँ जाके आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। आपको सारे जितने कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं ना, आपको सब मिल जाएंगे। नीचे आप जाइए, ओलंपियाड पे आप क्लिक कीजिए, ये पेज ओपन होगा। इसमें इंग्लिश, मैथ्स और GK ओलंपियाड है। GK ओलंपियाड पे जाइए, क्लिक कीजिए, आपको अगेन पेज ओपन होगा जिसमें आपको सारे यहाँ पे नीचे जितने वीडियोस अभी तक हमारे हुए हैं सारे मिल जाएंगे। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, आप इसको स्क्रॉल करते जाइए ऊपर, जो भी आपको पढ़ना है आप खोलिए, आप पढ़िए। जैसे अभी आपको हायरार्की के बारे में पढ़ना है, आप हायरार्की के बारे में पढ़िए। और उसके बाद आपको अगर कोई कहीं कंफ्यूजन है कि भाई जेनस क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है, मैं भूल गया, और अच्छा फैमिली में और स्पीशीज़ में क्या डिफरेंस होता है, अच्छा किंगडम और फाइला में क्या डिफरेंस होता है, तो वो आप पूरा एक बार वीडियो देखिए शुरू से आखिरी तक बैठ के, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, समझना ये है, ये कोई हमें एकदम मगअप नहीं करना है, समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार हम कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आगे की हम जो भी पढ़ाई करने वाले हैं वो बिल्कुल ऐसे 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 आपके दिमाग में बैठती जाएगी। राइट, तो इस वजह से इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। आप वीडियोस देखिए, आगे का आपको वीडियो देखना है आप नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं, मोर वीडियो देखना है आपको और देख सकते हैं, और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये तो मालूम है कि हमारे कब आते हैं वीडियोस, कब आते हैं बताइए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, कितने बजे, सुबह 10 बजे हमारा ओलंपियाड के वीडियो आना स्टार्ट होते हैं। 10 बजे कौन सा आता है हमारा, इंग्लिश का, फिर आता है मैथ्स का 1 बजे, और फिर आता है शाम को 7 बजे GK का। राइट, तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको देखते ही होंगे आई एम वेरी श्योर, लेकिन आप चाहें तो आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं ताकि आप अगर चाह कर भी भूले ना। ओके, और अब YouTube पे व्हाट यू नीड टू डू, आपको हमें देखना है, सब्सक्राइब करना है, 100% फ्री चैनल है, आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू सिट बैक, रिलैक्स एंड स्टडी, एंड सो दैट आप GK में बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करें अपने IGKO के एग्जाम में। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and study very very hard and just keep the focus right. So अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।